जेके न्यूज़ टुडे की आज की चर्चा में डीडीसी के इलेक्शन और उनके जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ राज्य के दो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरी बाईं ओर श्री जोरावर सिंह जम्वाल हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में अपना लोहा मनवाया है और राजनीति पे खासी पैनी नज़र रखते हैं। और मेरी दाईं ओर वरिष्ठ पत्रकार, जिनका राजनीति पे ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जो विषय हैं उन पे काफ़ी पकड़ है। तो मैं आप सबका और इनका स्वागत करता हूँ। ये डिस्कशन आज दिनेश जी ने शुरू करनी थी, लेकिन दिनेश जी के दांत में समस्या हो गई, तो उन्होंने ये समस्या हमारे सिर पे रख दी, तो इसलिए हमें शुरुआत मेरे को करनी पड़ रही है। सबसे पहले जो बात मैं जोरावर जी से पूछना चाहूँगा, जो टीम जम्मू के चेयरमैन भी हैं और जिन्होंने सामाजिक सेवा भी की है, कि वो इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को किस नज़र से देखते हैं। जी साहब, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा जेके न्यूज़ टुडे का कि आज के इस वक्त में जम्मू कश्मीर में जो चुनावी दौर रहा पिछले कुछ हफ्तों से, और उस पे जब नतीजे आ रहे हैं, कुछ नतीजे तो अनाउंस हो चुके हैं और कईयों के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, और ख़ासकर जेके न्यूज़ टुडे ने ये समझा कि क्यों ना लोगों को इसकी जानकारी दें। मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट एवर डीडीसी चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज जिसको कहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वो भी खासकर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रिमूवल ऑफ 35A, ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शंस जो है वो ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की अगर बात करें लोगों में, बल्कि देश भर और विश्व में इसको लोग देख रहे थे कि क्या उसमें बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट से। तो ओवरऑल अगर हम देखें जिस तरह से कश्मीर वैली में लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, आप हमारे खुद गुरु हैं, सीनियर हैं, आपने तो हमसे कई दशकों पहले से ही कश्मीर को स्टडी किया है। हमने ज़्यादातर देखा कि 90 के बाद से जब भी कभी इलेक्शंस हुई हैं, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड रहता था कश्मीर में, उस तरीके से लोग जो है, वोटर्स जो है, वो टर्नआउट कम होती थी बनिस्बत जम्मू रीजन की। तो इस बार बड़ी सरप्राइजिंग मैं समझता हूँ कि आंकड़े रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो श्रीनगर में 35.3% टर्नआउट हुआ है, और अगर हम 2019 में चले जाएं तो उसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ 7.9% ही पार्टिसिपेशन रही है। अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाए, एक साल पीछे 2018 में, तो पार्टिसिपेशन जो वोटर्स की पंचायत इलेक्शंस में रही है वो 14.5% रही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों ने, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, कईयों ने डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शंस लड़ा और कईयों ने लोगों के राइट्स के बारे में बात करके रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उससे भी ऊपर जिस ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई है, और कहते हैं कि फ्री एंड फेयर, और जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि कोशिश ये भी की जा रही थी कि इसको किस तरह से मिलिटेंसी व्यू से डिसरप्ट किया जाए, वो भी मैं समझता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत अच्छा रोल रहा कि उन्होंने 2-3 ऐसी वारदातें होने से बचा ली। रावत जी, जो आपने कहा वो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता उससे सहमत है। सबसे बड़ी बात जो खदशा था सबके दिमाग में कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कश्मीर के लोगों का रुझान क्या रहेगा, वो
पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर सच्चाई से देखा जाए, बीजेपी पार्टी ने जिस तरह से एक माहौल बनाया था अपने लिए देश में, और जम्मू कश्मीर को जिस तरह से उन्होंने उजागर किया, वो इस बात से हैरान हो गए कि पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन ने पार्टिसिपेट करने का इरादा जाहिर किया और पार्टिसिपेट भी किया। तो मैं समझता हूँ जो आपने कहा कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसका एक कारण ये भी रहा। और दूसरी तरफ जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि लोग डेमोक्रेसी से मुंह नहीं मोड़ा था उन्होंने। वो चाहते थे कि कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, और ये एक्सरसाइज हुई। ये पहली बार था जम्मू कश्मीर में कि डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे थे। हर डिस्ट्रिक्ट को 14 सीटें दी जा रही थी और 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट ने अपनी पार्टिसिपेशन की। लेकिन जो रिजल्ट अब आ रहे हैं, उसके बाद जो पिक्चर उभरेगी, वो पिक्चर क्या होगी, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से जिस तरह के नतीजे हैं, उनसे क्या हासिल करेंगे, क्या उम्मीदें हो सकती हैं, वो आप मरहलावार हमको पार्टी वाइज जो है अगर बता दें तो बेहतर है। जैसे आपने कहा कि शायद रूलिंग डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इस वक्त भाजपा लेड एनडीए कर रही है, तो उनके हमें ऐसा लगता है कि उनको लगता था कि जैसे हमारे सिविक पोल्स हुए, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, तो उन्होंने बाइकआउट किया था कश्मीर बेस्ड पार्टीज ने। तो उनको लगा कि शायद इस मर्तबा भी जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, पोस्ट रिलीज की बात कर रहा हूँ, डिटेंशन के बाद, तो उनको लगा कि शायद इनका यही स्टैंड रहेगा जिस तरीके से उनकी उस समय में बयानबाजी आ रही थी। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू जब ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पोल्स अपार्ट थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी उभर के आ रही है और उसका बड़ा पुराना इतिहास है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जब तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब रहे तो इसका बहुत एक स्ट्रांग होल्ड रहा, और आफ्टर हिज डिमाइज तो कहीं ना कहीं लगता था कि उनका जो बेस है वो लोगों के साथ कनेक्ट खत्म हो रहा था। अल्टीमेटली जब इन सबका एकजुट होना, मिलना और ये ऐलान करना कश्मीर में कि हम सब लड़ेंगे और अगेंस्ट वन पार्टी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी के जो थिंक टैंक्स थे, मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एक हैरानगी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी तक का जो ट्रेंड इमर्ज होके आया है, बेशक हम पूरे जम्मू कश्मीर का ट्रेंड और अभी तक के जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं और करने आगे भी करेंगे, लेकिन इन दोनों तरफ जम्मू खिते की अगर हम बात करें और कश्मीर वैली की बात करें, इनकी जो विनिंग ट्रेंड्स हैं ये इनके पीछे कुछ और वजूहत है, एक वजूहत नहीं है। जैसे अभी आप देखिए कि पीएचडी की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ टोटल 115 जो दिखा रहे हैं जिसमें जो ट्रेंड उनकी ओर जा रहा है, उसमें उन्होंने 75 के करीब जीत चुके हैं और जो लीड है उनकी 39 है। आप देखिए कि आउट ऑफ टोटल 280, 140 कश्मीर वैली में है और 140 जम्मू खिते में है। 280 में से 114 पे ट्रेंड रहना और उसमें भी 75 में जीत हासिल करना और 39 में लीड पे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देने के लिए शायद ये चीज दिख रही है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में ने नो डाउट कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने खाते खोले हैं कश्मीर वैली में और 3 सीटें ऑफिशियली अभी तक जो इमर्ज हुआ है ट्रेंड लेके आए हैं। और आउट ऑफ टोटल जो भाजपा की जो ट्रेंडिंग 70 है उसमें से भाजपा ने 48 सीट्स जो है डीडीसी की वो जीत चुके हैं और 22 में लीड ली है। अब ये भाजपा ने जो जीती है वो बाय एंड लार्ज जम्मू खिते की
प्लेट्यूज और प्लेन्स में ली हैं। तो ये जीत और कश्मीर में जो कैंडिडेट्स उभर के आ रहे हैं उनमें काफी फर्क दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर इस इलेक्शंस में मेरी नजर में सर दिख रहा है वो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रोल सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो उस पिच पे, उस पॉलिटिकल पिच पे खेल ही नहीं पाए हैं। आप देखिए कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद सिर्फ 23 में ट्रेंडिंग दिख रही है इनकी, जिसमें से केवल 13 के करीब ये अभी तक जीते हैं और लीड 10 में दिख रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी पार्टी, जिसको बने हुए लगभग 1-1.5 साल नहीं हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग, मतलब कि सबसे छोटी पार्टी हम कहेंगे, तो वो देखिए उसका ट्रेंड देखिए कि वो 13 में ट्रेंड कर रहे हैं और 6 के करीब जीत गए हैं और 7 में लीड ली हुई है। यहाँ से कांग्रेस का जो रोल रहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे अपना किरदार निभाना चाहिए था एज ओपोजिशन, मुझे लग रहा है कि वो सारा का सारा किरदार जो है, या हाईजैक कहिए या कुछ कहिए, कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो रोल अदा किया। और अल्टीमेटली आप देखिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन सब में, पीएचडी में भी बात करें तो हाईएस्ट शेयर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जा रहा है और उसके बाद में बीजेपी आ रही है। और इससे भी बड़ी जो हमें लगता है कि स्टार्टलिंग जो सर बात है, दैट इज एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आप देखिए कि आज तक हमने पीछे सिविक पोल्स में भी देखा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी देखा, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की इतनी ज्यादा तादाद हमने कभी उभर के आते नहीं देखी है। जो अभी का ट्रेंड है लेटेस्ट 53 के करीब है, और अगर हम दिन की बात करें, दिन में जो ट्रेंड देख रहे थे तो ये 84 क्रॉस कर चुके थे। आज के वक्त में ये 29 के करीब जीत चुके हैं और लगभग 24 के करीब इन्होंने इंडिपेंडेंट जो हमारे आजाद उम्मीदवार है वो ट्रेंड कर रहे हैं। ये अपने आप में ये भी एक अलग वजूहत रही कि लोग डेमोक्रेसी में तो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन कुछ बागी हो गए, उनकी जेन्युइन उनका सीट पे हक था, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल था, वो दे नहीं पाए और वो इंडिपेंडेंट होके इमर्ज हुए। उसके बाद में वो जीते भी हैं। आज ये मुझे लगता है कि जितनी भी डीडीसीज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में, इफ नॉट एट ऑल बट मेजॉरिटी में, या मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर बनेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत की रोल जो है वो प्ले करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने जरावर जी कि जो पिक्चर उभर के आई है उसमें बहुत सी पार्टीज का रोल बन जाता है। और अब ये देखना है कि पूरे जम्मू कश्मीर का जब हम बात करें, चाहे कश्मीर वाली की बात हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पुरानी जमात है और उसके लीडर भी सबसे पुराने हैं। और जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी तो बने ही इसलिए थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हो 1999 में, मतलब 1999 में। तब तो उनका यही था, दो ही इश्यूज थे कि एक तो रीजनल अल्टरनेटिव चाहिए हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और दूसरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। तो अब जैसे अल्टरनेटिव तो वो बने, लेकिन पॉलिसीज़ कुछ उनकी वैसी ही रही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। जब मुफ्ती साहब गए तो महबूबा जी आ गई, तो अभी महबूबा जी लीड कर रही हैं, तो आगे क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो पिक्चर उभर के आएगी, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेबल कैंडिडेट्स थे, बागी कैंडिडेट्स थे, पीडीपी के भी थे, एनसी के भी थे, और जहाँ पे बागी कैंडिडेट नहीं थे वहाँ पे अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने अच्छे एज कंपेयर टू पीडीपी और एनसी, अगर उनका एरिया देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सज्जाद नून ने बड़ा पैशनेटली वहाँ पे कैंपेन किया। दूसरी बात जो हमको याद रखनी चाहिए हमेशा आगे आने वाले समय में कि कैंपेन उस तरह से नहीं हो पाई कश्मीर में जैसी होनी चाहिए। एक तो मौसम वैसा था, दूसरा कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए या हुए कि वो कैंपेन नहीं कर सके। अब मान लीजिए जैसे फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, उन्होंने क्वारंटाइन होना पड़ा, सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ा, तो नेचुरली वो नहीं जा सकते थे। और महबूबा जी कहती रहीं कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए, जबकि
गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस दिन पोलिंग हो तो उनको जाने देते, Z+ सिक्योरिटी में है, उनकी सिक्योरिटी भी देखनी है, बाकी की सिक्योरिटी भी देखनी है। इन सब के मद्देनज़र जो अब जम्मू की पिक्चर आती है, जहाँ पे भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया है और भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं, आप तो सब जानते हैं दिनेश जी, आप थोड़ा सा भाजपा का रोल पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बीजेपी का, जैसे हम पहले भी जानते हैं कि बीजेपी का ये कल्चर है कि वो जो भी चुनाव लड़ते हैं बड़ा एग्रेसिवली लड़ते। ये चुनाव भी उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली लड़ा, तो एक्सपेक्टेशन उनको ज़्यादा थी, लेकिन सीट उतनी नहीं मिली। लेकिन आप ये नहीं, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ। वैली में अगर अपने लेवल पे 3 सीटें जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह से अपने लेवल पे किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है, तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जीते हैं। पहले तो चलो प्रॉक्सी कैंडिडेट जीते थे पंचायती इलेक्शन में, सबने बाइकआउट किया था। एनसी पीडीपी 6-7 पार्टियों का इकट्ठा होना, उसके बावजूद बीजेपी के 3 कैंडिडेट का जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ बीजेपी के लिए। जम्मू में बीजेपी का कुछ सेटबैक है, कुछ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स का हुआ पार्टी में। ये तो मैं कहता कि बीजेपी पूरा स्वीप करती, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा स्वीप करती, सांबा करती, उधमपुर करती। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स के कारण बीजेपी 2-3 सीटें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हार रही है। अदरवाइज मतलब जैसा सब एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी इसी बेल्ट की पार्टी है, उसी बेल्ट की पार्टी थी। कश्मीर में जो उन्होंने अपना अकाउंट खोला, उससे हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने थोड़ा सा अचीव किया। बाकी एक्सपेक्टेड लाइन पे ये है, पूंछ राजौरी में बीजेपी को ना तो पार्लियामेंट में वोट मिला, ना असेंबली में मिला। किश्तवाड़ में बीजेपी का थोड़ा सेटबैक हुआ। दिनेश जी, ये बात आपकी आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो 3 सीटें भाजपा ने कश्मीर वैली में जीती हैं, श्रीनगर में है, कुलगाम में है, पुलवामा में है, और पुलवामा में उस एरिया से जो कि मिलिटेंसी अफेक्टेड, फर्स्ट मिलिटेंसी अफेक्टेड का पूरा एरिया जो है, जहाँ पे कहते हैं कि मिलिटेंसी है, सुबह होती है, शाम होती है। तो मैं समझता हूँ उसका जो क्रेडिट है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक वादा किया था कि कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ेंगे। ये नहीं है कि बाकी लोग एंटी नेशनल हैं, ये कहना गलत है, लेकिन और जिस तरह से अमित शाह जी ने स्ट्रेटेजी बनाई और ये करके दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ग्रास रूट की डेमोक्रेसी उसको जमाने के लिए कश्मीर में खासतौर से वो जिस तरह से कार्य किया गया, जैसे लोग आए, मैं ये समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से 3 सीटें उनको बीजेपी को मिली कश्मीर। इसमें मैं अभी तो उस कैंडिडेट की बैकग्राउंड पता नहीं है, मुझे कुछ एथनिक डिवीजन भी लगती है। एजाज हुसैन नाम का कैंडिडेट है, ऐसे ABCD का होता है, तो एथनिक डिवाइड भी है। बाकी इनकी कंप्लेन का रिजल्ट भी है। जिस तरह शाहनवाज, बीजेपी ने स्पेशली ये किया कि जो गुर्जर लीडर से जितने, चाहे वो हिंदू गुर्जर था, मुस्लिम गुर्जर था, शाहनवाज हुसैन को लाना, फिर नकवी को लाना, फिर जो जहुरुल इस्लाम है जो इनका बीजेपी का नेशनल स्पोक्समैन है, वो वही बैठे रहे। तो बीजेपी ने उस तरह का कार्ड खेला और थोड़ा सा रिजल्ट मिला बीजेपी को। और आने वाले दिन में जो इनकी स्ट्रेटेजी है कि हम मतलब एथनिक लाइंस पे काम करेंगे, गुर्जर्स के बीच में, शियाज के बीच में। तो शीन एक पास्ट है वहाँ पे, गुरेज में, तो गुरेज में सीट इन्होंने जीती है शायद, बांडीपुरा गुरेज के साथ। हाँ, मणिपुर। ये कुछ दिनों से, पिछले 4-5-6 सालों से शीन के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये एथनिक डिवाइड, मतलब एथनिक जो क्लासेस हैं, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनमें काम करके, जैसे बीजेपी ने बिहार में किया था दलित महादलित, पिछड़ा महापिछड़ा, वैसे ही कश्मीर में ये उस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं कि एथनिक ग्रुप्स के बीच में काम किया जाए ताकि उनका प्रेजेंस जोड़ा जाए। दिनेश जी, ये मैं बात जोलॉजी से भी पूछूंगा कि बीजेपी को आज तक हम जम्मू की पार्टी समझते रहे और 2008 के बाद इनका चेहरा बदला। चेहरा इस हिसाब से बदला कि पहले कभी इनके 2 होते थे, मेरे को याद है चमनलाल गुप्ता जी और ठाकुर बलदेव सिंह MLA थे, उसके बाद 7 पे आया इनका नंबर, फिर 11 पे आया और फिर
25 पे आ गया। तो ये सारा जो ट्रेंड है उस पर आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी किन पॉलिसीज को लेकर चल रही है जिससे इसको अपने आप को और बढ़ा सके, या क्या कमियां रह जाती हैं कि ये वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक कि ये दावे करते हैं? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीतिक एंगल से हम देखें तो जम्मू रीजन में हमें जो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी दिखाती है तो यहाँ पर दो ही पार्टीज रही। अगर शहरों की बात करें जम्मू एंड सबर्ब्स तो बीजेपी, नो डाउट। अगर ओवरऑल जम्मू रीजन की बात करें तो कांग्रेस। आज वक्त ये हो गया कि कांग्रेस अपनी पॉलिसीज और अपना जो स्टैंड रहा, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनी ऑफ द रीजन, तब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ था। हमें लगता है कि जब वो सरकार में रहे, चाहे कोalition में रहे, तो अपने स्टैंड पे वो अडिग न रहे। और जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार रही कांग्रेस की और पीडीपी के साथ भी रही, उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल फॉर्म रखा और इनको ही बैकआउट करना पड़ा। मुझे लगता है कि जो जम्मू रीजन में जो लोगों की सोच थी उसको एनकैश करने में बीजेपी के जो कार्यकर्ता या बीजेपी की जो उस समय की लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर फोकस किया। और अल्टीमेटली जैसे आप कह रहे हैं कि एक समय में 2, उसके बाद में 7 और 11 के बाद एक समय ये भी आया कि फिर 1 पे आगे निर्धारित, सिर्फ एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जीत पाए और बाकी कांग्रेस ने ली। लेकिन अल्टीमेटली बात वही की वही है कि जो कांग्रेस ने रोल पब्लिक के बीच में अता करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं विफल रही और बहुत सी वजूहत रही। अल्टीमेटली बीजेपी 25 सीटों पे आई। अब जैसे ठीक कहा दिनेश जी ने कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स और दूसरा पिछले 3.5-4 साल ड्यूरिंग बीजेपी एंड पीडीपी रूल एंड ड्यूरिंग गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जहां पर लगता है, खासकर नौजवानों की बात करें, क्योंकि इस इलेक्शंस में भी नौजवानों की जो पार्टिसिपेशन थी बहुत अच्छी थी और कुछ ऐसे डिसीजंस थे जहां पर जम्मू के लोगों को लगता था कि दैट वर नॉट प्रो जम्मू, और कुछ ऐसे डिसीजन को लगता था कि थोपेंगे। है वो छोटे डिसीजन हैं लेकिन वो आम लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। लाइक टोल प्लाजास की आप बात करिए कि जब टोल प्लाजास की बात आई तो बजाय इन्होंने तब एश्योरेंस दिया कि हम ये टोल प्लाजास नहीं लगने देंगे, चिट्ठी पे चिट्ठी गई। अल्टीमेटली उसको उतारने के बजाय, उसको डिमोलिश करने के बजाय 2 और आ गए। तो आम लोग उससे, आम नागरिक जो है अफेक्ट हो रहा था। और खासकर ये वही बेल्ट्स है जहां पर बीजेपी का बैशन माना जाता है और लोगों को ये लगता था ये हमारे अपने ही लोगों को तंग कर रहे हैं। और नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उनमें उसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि रिजेंटमेंट एक दिख रही थी। और ये भी कारण रहा कि आज जिस बीजेपी को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने कुछ साल पहले ही 25 सीटें लेके फर्स्ट टाइम एक इतिहास बनाया और सरकार में शामिल हुए, और आज वही बीजेपी 70 से ऊपर नहीं जा पाई है। और अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं 140 सीटें, आप देखिए कि क्या वजूहत रही होंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकियों का तो नहीं दिख रहा जो अभी तक के ट्रेंड आ रहे हैं, पीएचडी में भी, चाहे वो पीडीपी है और चाहे वो ये अपने सज्जाद लोन साहब की जो पार्टी है, वो भी इतना ज्यादा 1 या 2 से, शायद पीडीपी 1 या 2 सीट्स ले गई होगी अभी तक का, जो अभी लेटेस्ट हमने देखा, नहीं चेक नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे भी 15 से 20, जम्मू खिते में 15 से 20 में ट्रेंडिंग में लीड पे रहना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वही कारण रहे कि जो रिबेलियस कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और इनडायरेक्टली अपने राइवल्स को जितवा दिया। जैसे कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि वहां पे भी पीएचडी होने के बावजूद, इतना बड़ा अलायंस होने के बावजूद, वहां पे भी कई सीटों पे इनकी आपस में इनफाइटिंग रही और 2-2 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, जिसका फायदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है वो मिल गया डायरेक्टली। सिमिलरली बीजेपी का अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि नो डाउट अगर सेंट्रल लीडरशिप की बात करें तो पार्टी विद डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जब अब स्टेट लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स रही, तो इन्हीं के लोगों में से बात निकली, यहाँ पर भी भाई भतीजावाद शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़े कारण रहे और अल्टीमेटली जो ये सीटों पे आप विन देख भी रहे हैं, हमने जो एक अंडरस्टैंड किया कि दे डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। जैसे हमने कहा कि कांग्रेस का कोई लीडर, कोई स्टॉलवर्ट यहाँ पर देखा नहीं। यही चीजें जैसे दिनेश जी ने बात कही कि एथनिक ग्रुप्स पे
स्टडी किया, फोकस कर रही है बीजेपी। एक वक्त था जब सन 2000 की अगर हम बात करें, कांग्रेस उससे पहले 27 साल पहले पावर में नहीं रही। अल्टीमेटली वो इमर्ज हुए क्योंकि उनकी कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने इसी चीजों पे जो है वो दिया, और हर चीज को फैक्टर रखते हुए अल्टीमेटली दे इमर्ज्ड और फाइनली वो कोalition में आए। आज इस डीडीसी की इलेक्शंस में जब बीजेपी ने एडी चोड़ी का जोर लगा दिया, आप देखिए कितने स्टॉलवर्ड्स यूनियन मिनिस्टर्स, जनरल वीके सिंह साहब, स्मृति ईरानी मैडम, उसके बाद में अनुराग ठाकुर साहब, आप देखिए कि कश्मीर में यूनियन मिनिस्टर्स लाए गए और उन्होंने छोटे से छोटी मीटिंग्स को भी अटेंड किया टू हैव ए डायरेक्ट कनेक्ट विद द पीपल। और आप कांग्रेस की बात करिए, यानी कि जो उस सेंस में अगर हम बात करें तो वहां पर कोई भी नहीं दिखा। इवन जो इनके स्टेट के लीडर्स थे वो भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस नजर आए। तो कुल मिला के ये सारी चीजें यही बता रही थी कि जम्मू के लोगों में बीजेपी के अगेंस्ट नाराजगी भी थी, लेकिन उनको अल्टरनेटिव नहीं मिला। जहां तक हम समझते हैं कि अगर इनके साथ में भी कोई रेबल पार्टी रहती तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 70 तक भी स्टैंड कर पाती। और सिमिलर इज द केस कि जैसे कश्मीर की सर आपने बात कही है, तो कश्मीर में चाहे बेशक महबूबा मुफ्ती जी, आपके फारूक साहब, उमर, ये ना भी उतनी उस तरीके से कैंपेन कर पाए हो, लेकिन वहां के लोगों ने एक मन बना लिया था कि हमने एक यूनिटी फेस दिखाकर जो उनको लगता है, उनकी नजर में लगता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक मैसेज देना। मुझे ये लगता है कि ये कुछ कारण रहे। अदरवाइज बीजेपी इतनी जल्दी 25 सीटें लेने के बावजूद सिंपल 70 तक आके उनकी ब्रेक्स लगती है। इनको मुझे लगता है कि इनको नुकसान भी हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने ज़रूर जी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा दिनेश जी से कि अक्सर देखा गया है कि जब इलेक्शन होते हैं कैंपेन में बहुत ज़्यादा बिटरनेस आती है और गाली गलौज तक होता है, और इस बार भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही बात बिहार में होना या महाराष्ट्र में होना या बंगाल में होना अलग बात है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल फोकस में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्टेट हैं या यूटी। तो अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये कैंपेन चली, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये रेफरेंडम हो गया इस पे कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन इस चुनाव में 370 कोई इशू नहीं था। तो कोई ये कहीं रेफरेंडम का ऐसी कोई बात नहीं, 370 तो इशू नहीं था। जब इन्होंने पीपल्स अलायंस बनाया तो इन्होंने अनाउंस किया था कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुए इनको फोर्स किया गया आने के लिए। इनको लगता था कि बीजेपी को हम खाली ग्राउंड नहीं देंगे, केक वॉक नहीं होना चाहिए बीजेपी के, जैसे पहले हुआ था वॉक ओवर मिलना चाहिए। तो इन्होंने इलेक्शन लड़े, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था इन पार्टीज ने कि ये 370 के लिए नहीं इलेक्शन है। तो 370 तो कोई इशू नहीं था इन चुनाव में। तो दूसरा सबसे पॉजिटिव मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज कि नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है। कश्मीर में मैं अभी देख रहा था टीवी चैनल्स में, नए लड़के जीत के आए, ना वो किसी पार्टी के साथ इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक नई चेंज आएगी, नई लीडरशिप सामने आएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैं अभी सुन रहा था कि शाहनवाज जीत रहा है। शाहनवाज यंग लड़का है, यंग लड़का, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इंडिपेंडेंट कांग्रेस इतनी बड़ी फैमिली के उनको वो हरा रहा है। अगर ऐसे लोग यंग लीडर सामने आएंगे तो मुझे लगता है तस्वीर बदलेगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक दूसरी प्रॉब्लम भी रही है दिनेश जी, हम इस बात को माने या ना माने कि जम्मू और कश्मीर के बीच में काफ़ी खला, काफ़ी डिफरेंसेस, काफ़ी गैप आया हुआ है। और गैप भी इतना है, वो कम्युनल लाइंस पे भी है, रीजनल लाइंस पे है, सब रीजनल लाइंस पे है। तो क्या आप समझते हैं कि ये डीडीसी इलेक्शन की जो कैंपेन हुई या इसके बाद जो सीन इमर्ज होगा उसमें हम इस गैप को पूरा कर पाएंगे या और बढ़ेगा? मैं तो इसको पूरे पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ कि एक मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन होगी डेमोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग में। लोगों को लगेगा कि फर्स्ट टाइम लोग देख रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन के बाद लोगों को पता नहीं था कि ये डीडीसी इलेक्शन क्या होते हैं, इसमें वोट कौन डालेगा। शहर वाले कहते थे हमारा नंबर कब आएगा, हमारे यहाँ चुनाव कब होंगे, मतलब टोटल कंफ्यूजन था। अब नई चीज़ सामने आई है
और ये पॉजिटिव चीज़ होगी। जैसे देश के दूसरे इलाकों में है, गुजरात में, खासकर कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र में, वहाँ बहुत पावरफुल है इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पैरल लीडरशिप डेवलप होगी, नई लीडरशिप सामने आएगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे हर डिसीजन अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। तो जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एलिनेशन नेचुरली कम होगी। तो इसमें आप ये जो हमारी केंद्रीय सरकार है और राज्य में जो उपराज्यपाल हैं और उनका शासन है, उनकी क्या भूमिका रहेगी? मैं थोड़ा ब्लंटली बात करूँगा, इसमें जो मर्जी हो, चाहे बीजेपी पीडीपी की सरकार भी रही, अब बीजेपी वाले जो मर्जी क्लेम करेंगे हमने इलेक्शन कराए, तब इन्होंने ना सिविक बॉडीज के इलेक्शन होने दिए, ना पंचायत के होने दिए। अब तो मुझे लगता है ये जो ड्यूटी बनने के बाद जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने ये चुनाव करवाए हैं। तो जो प्रॉमिस किया था उन्होंने 73rd अमेंडमेंट को रियल स्पिरिट में उनके इम्प्लीमेंट कर दिए थे। 74th भी हो रहा है, जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पावर्स दी हैं, तो 74th अमेंडमेंट भी हो। मैं दिनेश जी की बात को आगे ले जाऊंगा सर, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप था हमारे स्टेट में, चाहे वो एमपी और एमएलए और उसके बाद सरकारें रही, कोई भी एमएलए उस समय के जीते हुए एमपीज या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स एमओएस, कोई भी नहीं चाहता था कि उनका पावर शेयर कम हो और वो कोई और उनके साथ शेयर करे, चाहे वो उन्हीं की पार्टीज पावर में थी। तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन आज के वक्त में जो ये डिसीजन लिया गया है, ये आने वाले लेवल पे मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो यंग लीडरशिप उभर के आ रही है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है शाहनवाज का, जो कि कांग्रेस के रिबेल है और वो अभी ट्रेंडिंग में लीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, जम्मू रीजन के ही उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज पहाड़ी इलाके के पंचैरी मोंगरी डीडीसी उसका, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर कंटेस्ट दिया है। एक तो रीजनल पार्टी पैंथर्स पार्टी कैंडिडेट और उससे भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जिस अगर हम मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात करें और उसकी वहाँ की जो वोटिंग ट्रेंड निकालें, तो मेजॉरिटी वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, भाजपा को मिला। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप खूबी देखिए, जैसे यंग लीडरशिप इमरजेंस की बात कही है दिनेश जी ने, कि ही इज जस्ट 25 प्लस और वो एक बिलो पॉवर्टी लाइन का नौजवान है, 25 साल 7 महीने उम्र है उसकी। कहाँ पहाड़ से वो मिडिल किया, उसके बाद हाई स्कूल किया, अल्टीमेटली एनएसएस का राष्ट्रपति अवार्डी है और उसने साउथ कोरिया में भी इंडियन डेलीगेशन में एज यूथ पार्टिसिपेट किया। जब ऐसे नौजवान ट्रेंडिंग में जो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट ही इज इन अ विनिंग पोजीशन और वो हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो डिक्लेयर भी हो जाए, तो ये एक मैसेज गया कि नौजवान जो जम्मू कश्मीर में है वो बिना पॉलिटिकल बैसाखियों के भी अपने लोगों को लीड कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा सर कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई एमएलए बने, एमपी बने, बाद में क्रिटिसिज्म ज्यादा होती है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस में, उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते हैं। तो जब ऐसा कंपटीशन आएगा, जब ऐसे नौजवान आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो हम बार बार ये कहते हैं कि हमें हर बार कहा जाता है, जो आम लोगों की धारणा रहती है, मुझे लगता है उसमें फर्क आएगा। कल को जब डेवलपमेंट के काम है, कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो जो यंग लीडरशिप है वो जिस तरह से इमर्ज हो रही है, मुझे लगता है कि वो फैसले भी अच्छे ही होंगे। मुझे नहीं, उसमें ये बात ठीक कही आपने जरा कि जो नई लीडरशिप आएगी उसको पता है कि हमने करना क्या है। हमारे पास ना खानदान की बैकिंग है, ना पॉलिटिकल बैकिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से भी हों, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और अकाउंटेबिलिटी इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि एक तो उनके पास एनर्जी है और लोग उनके पास जल्दी से पहुंच सकते हैं, और कोई टैग नहीं है कि फलां का बेटा है, फलां का भतीजा है, वो नहीं है। तो इस नई लीडरशिप को जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में ही उभरी है, और अगर हम थोड़ी सी बात करें, जैसे हमने ये देखा कि लद्दाख का जो एमपी है वो जैसे जगह जगह गया है और दुर्गम इलाकों में गया है। हम उनकी आइडियोलॉजी से माने या ना माने, लेकिन जो एनर्जी यंग दिखा रहे हैं, यंग लीडरशिप दिखा रही है, वो एनर्जी जो है, मैं ये भी समझता हूँ कि जो बैगेज
चाहे वो एनसी या पीडीपी या पीसी और यहाँ पे बीजेपी या पैंथर्स पार्टी या जिन पार्टीज का भी नाम ले लें, उनका एक जो बैगेज है वो बैगेज उनके पास नहीं है नई लीडरशिप के पास। और नई लीडरशिप जो है वो इस गैप को ज़्यादा अच्छे से ब्रिज कर सकते। तो मैं ये चाहूँगा कि, और सबसे बड़ी बात जो है कि इस बार हमने विमेन जो रिजर्वेशन भी रही 33%, और जो विमेन कैंडिडेट्स जीत रही हैं या जीत चुकी हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ कहें तो। ये तो सर ये पंचायत से ही शुरू हुआ था। तो पंचायत के बाद डीडीसी में वीमेन जीती, वीमेन वीकर सेक्शन की वीमेन की रिजर्व हुई कुछ सीट। तो ये वीमेन एम्पावरमेंट ही है पोलिटिकल। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ तो वीमेन का इतना रोल नहीं रहा पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया कभी। एक मैन डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही, युवा में की बनी चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस तरह की वीमेन की जितना शेयर होना चाहिए हमारी असेंबली में, जैसे हमने 2 सीट्स रिजर्व की थी, लेकिन फिर भी उतना शेयर कभी मिला नहीं वीमेन को। बिल्कुल ठीक। अब जैसे पंचायत में रिजर्वेशन हुई, अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन हुई, तो मुझे लगता है एक तरफ अगर यूथ लीडरशिप उभरेगी तो फीमेल लीडरशिप भी उभरेगी, वीमेन लीडरशिप भी उभरेगी। और ये जो लीडरशिप फीमेल लीडरशिप उभरेगी तो इसमें जो उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और ये आगे असेंबली के चुनाव भी लड़ेंगे, वो एमपी के चुनाव भी लड़ सकते हैं। इधर मुझे लगता है कि जम्मू में तो कभी कोई फीमेल एमपी भी नहीं बनी होगी लोकसभा में, किसी पार्टी ने कभी किसी फीमेल को टिकट ही नहीं दी। वो बात सही है आपकी। हालांकि लद्दाख से थी और कश्मीर से थी, लेकिन जम्मू से कभी किसी ने राज्यसभा में किसी को नहीं भेजा। नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी सोच रही, उन्होंने कभी। अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट, जब 33% वीमेन डीडीसी की मेंबर बन के आ रही है, इसमें कुछ चेयरपर्सन भी बनेगी, वो आगे लीडर बन के उभरेंगी, तो यूथ उभरेगा, वीमेन उभरेंगी, वीकर सेक्शन के लोग उभरेंगे, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा जम्मू। वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि आप किसी आदमी के पास चले जाएं तो औरतें ठीक से बात नहीं कर पाती, समझा नहीं पाती। एक औरत की बात ज़्यादा अच्छी समझेगी, और जो उसमें कोहेजन हो जाता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और इसमें जो भी कहा जाए, एक दो चीज़ें जो कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि बेगम अब्दुल्ला जो थी वो एमपी बनी थी और उनका एक रोल रहा पॉलिटिक्स में। उसके बाद महबूबा जी आई, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उन दोनों को देख के फिर बाद में अब तो रिजर्वेशन हो गई, लेकिन जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उस ट्रेंड को पिकअप करने के लिए अब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये कहना होता है कि राइट टू इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता जब तक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड जो है, ये बड़ा हेल्दी ट्रेंड है जो शुरू हुआ है। और इसके साथ ही मैं जरा जी, आपने शुरू में बात करी थी कि पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की, नगरोटा वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारे डीजी साहब दिलबाग सिंह जी, आईजी मुकेश सिंह जी, इन लोगों ने जो काम किया, जैसे टनल को देखा, फिर टनल्स का सारा सर्वे किया और इनको रोका, पाकिस्तान के डिज़ाइंस को रोका। ये पाकिस्तान के डिज़ाइंस को रोकना जो है, ये भी अपने आप में एक मरहला, तो क्या कहेंगे, एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। यही एक चीज आती है सामने कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस अनाउंस हुए, चाहे वो सिविक पोल्स थे, पंचायत इलेक्शंस थी, पार्लियामेंट्री की इलेक्शंस, एमएलए की, असेंबली की इलेक्शंस की बात करें और अब डीडीसी की, तो हमेशा इलेक्शंस के दिनों में ही थ्रेट परसेप्शन क्लियर होती थी कि अब पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिजाइन्स हैं, यहाँ पे वो पोल प्रोसेस डिसरप्ट करे और एक हेडलाइन बना के रखें कि यहाँ पे ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू कश्मीर। मुझे लगता है कि इन चुनावों में भी, जैसे नगरोटा की आपने बात कही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने और अलाइड एजेंसीज ने बाखूबी अपना रोल निभाया और इससे पहले कोई बड़ी वारदात वो लोग अंजाम देते
तो वहीं पे रोक लिया। उसके अलावा आप रजौरी पुंछ की बात करिए, वहां पर भी 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। सिमिलरली कश्मीर वैली में भी कश्मीर 2-3 में। जगह से मेजर हॉल आर्म्स एंड एम्युनिशंस का और कुछ ऐसे लोग जो थे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनको उन्होंने डिटेक्ट किया। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इस बार बहुत बड़ा, ये भी कोई असेंबली इलेक्शन से जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन उससे ज्यादा। रही, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स का यहाँ पर गहमोगहमी रही, और ऐसा लगता था कि असेंबली की इलेक्शन से कम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वो जो इलेक्शन है बिल्कुल वायलेंस फ्री रहना अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट हम समझते हैं कि ना सिर्फ देश भर में बल्कि इंटरनेशनल, जैसे आपने बात कही कि लेवल पर भी ये बड़ा अप्रिशिएबल रहा जो काम रहा। और जैसे सर आपने शुरू में भी बात कही कि जो चुनाव अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की थी, डेवलपमेंट की बात थी, हमें कहीं ना कहीं लगा कि ज्यादातर डेवलपमेंट का जो मुद्दा था वो सेकंड लाइन पे रहा, नो डाउट रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर बड़ी पार्टीज जो मेजर हम बात करें, जैसे बीजेपी और गुपकार की बात करें, पीएजीडी की बात करें, तो वहां कहीं ना कहीं लगा कि सेकंड प्रायोरिटी रही डेवलपमेंट की। और वहां पर ये हो गया कि जैसे स्टेटमेंट्स पे कंट्रोवर्सी करके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, लाइक हमें कहीं ना कहीं एक वक्त पे लगा कि एक वर्टिकल पॉलिटिकल डिवाइड हो रही है कश्मीर वर्सेस जम्मू वंस अगेन। कि जैसे भाजपा का यहाँ पर कहना था कि इट्स अ वोट फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के लिए वोट है, तिरंगे के लिए वोट है, और उसके अवर्स प्रोपोगेट किया जा रहा था कि वोट पीएजीडी से। सेम वाज द केस कि कश्मीर वैली की जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज थी, उन्होंने भी इसी उस पे काम किया कि अगर उसी उस पे उनको काउंटर करने के लिए, तो डेवलपमेंट का जो मुद्दा रहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप इसको माइन्यूटली स्टडी करें या इनके प्रचार आप देखें, तो वो सेकंड जरूर वो उसमें रहा, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी रही। और जो मुद्दे, हालांकि ये कोई पार्लियामेंट की इलेक्शन नहीं थी, कोई डायरेक्टली असेंबली की इलेक्शन नहीं थी, उसके बावजूद जो डायरेक्टली एक आम आदमी को कंसर्न करने वाले इश्यूज थे, सभी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने उसको सेकंड प्रायोरिटाइज किया। ये हमने जब ग्राउंड में हम गए थे हमें देखने को मिला। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि जैसे आपने सर बात कही कि अमूमन वॉर ऑफ वर्ड्स रहता है। अगर हम 2014 के पीछे चले जाएं या उन इलेक्शंस कैंपेन्स की बात करें, तो माँ बाप बेटी और बाप बेटे तक की बात कही गई, और उसके रिवर्सल में वहां से भी कुछ बयान आता है। लेकिन इन इलेक्शंस में कुछ चीजें जो एज पत्रकार हमें लगता है कि जो कि एक नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रोवोकेटरी स्टेटमेंट्स होना, पब्लिकली होना, तो वो उन पार्टीज को नुकसान भी हुआ। जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है मुझे लगता है कि वो रहा। और अभी जो सर अभी लेटेस्ट डिटेल्स आ रही है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक यंग उभरता कैंडिडेट जो कि नजर नहीं आ रहे थे आज से 3 महीने पहले तक, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो 25 साल का नौजवान यशवीर सिंह जो कि पंचैरी मोगरी डीडीसी से लड़ रहा था, और एक वन मैन आर्मी की तरह लड़ा वहां पर। और एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट, बीजेपी के, नेशनल पार्टी चाहे ओपोजिशन की कांग्रेस के, और वहां उधमपुर की वन ऑफ द पावरफुल और मोस्ट उसको जिसको कहते हैं कि लोगों में उसका अपना है, पैंथर्स पार्टी, उन तीनों कैंडिडेट्स के वर्सेस अकेला लड़ा। और वो फाइनली अभी अभी न्यूज आई है कि वो उसको अनाउंस कर दिया कि फॉर्मली ही हैज वॉन इन दैट इलेक्शन। यहां से लगता है कि जो पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में, गरीब जनता में भी अब नई सियासी सोच उभर के आई है कि हमने कैंडिडेट को भी देखना है और उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को भी डिसाइड करके वोट डालना है, सिर्फ भेड़ चाल बनकर नहीं डालना। मैं समझता हूं कि ये पहली बार ऐसे ट्रेंड सामने आ रहे हैं। बेशक ये इलेक्शंस पार्टी प्लान पे हुई है, लेकिन अगेन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का उभर के आना है, यहां से लगता है कि लोग दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नहीं था कि सड़कें नहीं बन सकती थी, पुल नहीं बन सकते थे, स्कूल नहीं बन सकते थे, हेल्थ सेंटर्स नहीं बन सकते थे। सेंटर में, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो वहाँ पे सेंटर में, या बीजेपी की हुकूमत है, तो
सेंटर में पैसा देने में कभी कमी नहीं करी, लेकिन होता क्या है, अब 2008 में जो इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस हुए, तो उसमें उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा कि मैं ये कोई कश्मीर प्रॉब्लम को हल करने के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं आपकी सड़क, बिजली, पानी, जो कि एक फ्रेज बन चुका है कि आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करूँगा। 2009 में 2009 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, रेलवे का कार्यक्रम था, तो उसमें उमर साहब ने ये कहा कि आप सोचें यहाँ से सड़कें बन जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उससे सारी कश्मीर समस्या हल हो जाएगी। मैं समझता हूँ जो फिर उसके बाद 2010 की एजिटेशन हुई, 2010 की एजिटेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ा, उस पर मैं समझता हूँ, मेरा ये कहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि जब एक सेंटिमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए और आप डिपेंड करें राहुल गांधी जैसे लीडर पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लीडर अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो कलकत्ता में बैठे हुए, कश्मीर सिर्फ उन्होंने हॉलीडेइंग के लिए विजिट किया और कहने लगे नहीं, उमर अब्दुल्ला बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि 2010 के अक्टूबर में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में एक्सेशन को चैलेंज कर दी, मर्जर को कहा कि मर्जर ही नहीं हुआ। तो एक आप अपने वादे से ही मुकर, आप पॉलिटिकल स्लोगन्स में ले गए लोगों को, और लोगों की जो सोच थी वो सोचते हैं कि यार वोट तो हमने इसलिए दिया था, ये इस तरह हो सकता है ये कोई बड़ी बात कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है, अब अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल स्लोगन्स पे नहीं हो, अब होगी अकाउंटेबिलिटी कि आपने सड़क बनाई, आपने गली बनाई, कूचा बनाया, नलका लगवाया कि नहीं लगवाया। ये एक सवाल जितना इम्पोर्टेंट कुपवाड़ा के लिए है उतना ही कठुआ के लिए। ना राष्ट्रवाद के नाम पे आप गली कूचे को ठीक कर सकते हो, ना आप इसको एक्सेशन को चैलेंज करके या किसी और तरह से वो कर सकते हो। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि डीडीसी इलेक्शंस की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा, बीजेपी और पीडीपी ने अपने आप में अलायंस तो किया, लेकिन इस गैप को ब्रिज नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि दिनेश जी आप ये बताएं कि इस डीडीसी इलेक्शंस की वजह से क्या यहाँ पे ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे यूथ है या ओल्ड हैं या विमेन है, क्या हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गैप को, दिल्ली जम्मू कश्मीर का गैप और जम्मू और कश्मीर का गैप, इसको कम कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें उम्मीद करनी चाहिए। ये नया एक्सपेरिमेंट है, नए लोग हैं, जिस तरह के पुराने पॉलिटिशियन नहीं हैं, उस तरह नए लोग हैं, क्या पता किस तरह से काम करें, पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकती है। क्योंकि नया एक्सपेरिमेंट है ये, अगर सारे डीडीसी चेयरपर्सन बैठेंगे इकट्ठे पूरे स्टेट के, तो आपस में डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम में इंटरेक्शन होगी तो नेचुरली इंटरेक्शन होगी तो अपने जो गैप है वो कम तो होगी। डेवलपमेंट के लिए अगर ये इकट्ठे होते हैं सारे जो चेयरपर्सन बनते हैं, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ बड़ा इसको। एक चीज़ और भी है, बहुत पहले की बात है, 1989 की बात है, 80s की बात है, कि तब फारूक साहब की गवर्नमेंट थी, तो एक टीम गई थी हमारे यहाँ से कर्नाटका में पंचायत सिस्टम स्टडी करने के लिए। अब तो पंचायत सिस्टम भी हो गया, डीडीसी पोल्स भी हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, आइडिया नया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो इनको जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप किस इशू को कैसे एड्रेस करें। तो क्या आप समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है? अब ये सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है, किस तरह से इनको एम्पावर करती है, अभी ये सरकार की मंशा पे भी डिपेंड करता है, उनके माइंड में क्या है। क्या इनको जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात उस तरह का पंचायती राज सिस्टम सेट करना, या कॉस्मेटिक सा शो केस बनाना। तो अगर गवर्नमेंट का
मतलब इनकी स्पिरिट क्या है, वो चाहते हैं रियल सेंस में अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसे करना है तो फिर तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगी, इनको पावर देना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जैसे पंचायत को कोई पावर नहीं थी, हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पावर नहीं थी, पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, और खासकर जम्मू रीजन तो हमेशा पार्टिसिपेट करता ही आया, चाहे और वेदर कंडीशंस हो, कुछ भी हो, लेकिन कश्मीर वैली में जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात कही कि अगर हम 2018 के पंचायत इलेक्शंस की बात करें तो श्रीनगर में सिर्फ 14.5, फॉलोड बाय गांदरबल में 27%, बडगाम में 21%, अनंतनाग में ओनली 9%, कुलगाम में 6.4 और पुलवामा में देखिए आप 2018 में 1.1, यानी कि लोग वोट करने ही नहीं आए। और उसके बाद में पार्लियामेंट में भी पुलवामा में देखिए वही 1.2 रहे। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ 1 से उठ के 7 गुना ज्यादा आना, यहाँ से लगता है कि लोग भी चेंज चाहते हैं अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से। मुझे लगता है कि जैसे दिनेश जी ने कहा कि जैसे वो पॉजिटिव है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब इस चीज का संज्ञान लेगी। अब वो चीज नहीं रहेगी कि आपने जब कहा उसके बाद आप उनको एम्पावर ही नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर इन डीडीसी इलेक्शंस का भी कोई फन रहेगा। तो और ये जो इलेक्शंस यहाँ पर जिस तरीके की पार्टिसिपेशन, रिजल्ट्स कैसे आए, किस पार्टी को फेवर में गए, कौन पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स हार गए, दैट इज इमेटीरियल। लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और जो ट्रेंड्स दिखे यहाँ पर, हमें लगता है कि लोगों के अंदर एक ये भी अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर, जो उन्होंने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दी थी कि इसको वापस स्टेट का दर्जा मिलेगा, मुझे लगता है कि लोगों ने उस नजरिए से भी वोट दिए हैं कि अब ज्यादा देर हम यूनियन टेरिटरी में नहीं, हमें वापस स्टेट का दर्जा जो है मिलना चाहिए, ये ऐसा लगता है। और पूरी उम्मीद है कि ये डीडीसीज को भी एम्पावर करेंगे और साथ में जल्द ही जिस तरीके की अगर बात करें, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। अभी तक जो उन्होंने कहा वो पूरा किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या महीनों में जब डिलिमिटेशन जैसे उन्होंने प्रोसेस ऑन किया है, बड़ी जल्दी वो स्टेट को भी बहाल करेंगे। ये इंडिकेशंस हैं लोगों की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है, क्योंकि अपने ही लोग हैं उनके, कोई जैसे कि पिछले दिनों कश्मीर में कुछ लोगों ने कहा कि एमएलएस बन जाते थे, जम्मू या श्रीनगर चले जाते थे तो हमारे साथ उनका कोई राब्ता नहीं रहता था। लेकिन अब ये तो उन्हीं के बीच में नहीं, और उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने ये बात कही, एक तो स्टेटहुड की बात कही, देखिए ये तो एक बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ लेनी चाहिए, और यहाँ पे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी हैं उनको भी समझना चाहिए कि स्टेटहुड कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हम कोई यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड नहीं मांग रहे हैं। हम तो एक बहुत बड़ी स्टेट थे, बहुत बड़ी। अब लद्दाख क्यों अलग किया गया, कुछ लोगों की एस्पिरेशन थी कि यूनियन टेरिटरी बने वहाँ पे, वो ठीक है, कोई कारण रहे होंगे, लेकिन कारण यही था कि डिस्क्रिमिनेशन हुई। डिस्क्रिमिनेशन हुई तो उसका जो एक्नॉलेज किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और उनको यूनियन टेरिटरी दे दी। हालांकि वहाँ पे भी कुछ लोग इस बात से खुश नहीं हैं, कारगिल में खास तौर से। दूसरी तरफ ये है कि स्टेटहुड से हमें लगता है कि एक डिग्निटी जो थी हमारी वो वापस है। और ये डीडीसी इलेक्शंस में, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डीडीसी इलेक्शन ने एक मैसेज दिया है बीजेपी को, जहाँ पे उनको जिताया है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस को जिताया है, यहाँ पे पीएचडी को जिताया है, कि ये एक मुद्दा है, उस पर तो गौर कीजिए। और ये आपने पार्लियामेंट पे एश्योरेंस दी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो एश्योरेंस दी जाती है उसकी अपनी एक सेरेमनी थी। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को ये कहा कि डिलिमिटेशन होगी, और उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन होंगे, आपके अपने चीफ मिनिस्टर होंगे, ये होंगे। लेकिन अब हम ये सोचते हैं जब ये सब कुछ कहा है तो स्टेटहुड भी मिलनी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से ये सारे प्रोसेस हुआ है डीडीसी पोल्स का,
उस पर जो कुछ नए चेहरे तो उभर के आए हैं। हम अगर ये बात करें कि क्या हम अपने भविष्य में कल में क्या देंगे, ये इस लीडरशिप पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल की लीडरशिप पे डिपेंड करेगा और एश्योरेंसेस को ट्रांसलेट करेगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा, तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि हम एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमें वो करके दिखाना है। मतलब हमें का मतलब डीडीसी इलेक्शंस पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रोमिसेस उन्होंने अपने लोगों के साथ किए हैं, उनको उन पे डिलीवर करना है। और उसके साथ साथ जैसे बात वही है कि लोगों में भी एक्सपेक्टेड था कि हमने न्यू एंड यंग लीडरशिप को आगे लाना है और बाय एंड लार्ज लेके भी आए हैं। मुझे लगता है कि इसमें कॉम्पिटिटिव जो चीज़ है वो और ज़्यादा हेल्दी होगी। फिर लोग इक्वेट करेंगे कि जो ये अगर इनको डीडीसीज को एम्पावर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नए रूल्स के तहत, और अगर ये कामयाब हो जाते हैं, और खासकर आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, और जो फर्स्ट टाइम हम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा कि जो हमारी महिला वर्ग है वो किस तरीके से फील्ड में काम करती है, नौजवान किस तरीके से काम करते हैं, मुझे लगता है कि उसको फिर लोग जो है वो इक्वेट करेंगे पैरेलल कि जो पहले एमएलए रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, इवन मिनिस्टर्स रहे, उनका कार्यकाल कैसा था और ये जो नई पीढ़ी है ये कैसा कर रही है। और ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि शुरुआत है और ये इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही रहेंगे। लीडरशिप और ज़्यादा स्ट्रांग और इमर्जिंग जो है, जिस तरीके से हम अभी ये ट्रेंड्स ही दिखा रहे हैं, बहुत बड़े हमें लगता है कि हम नई इरा में एंटर करने वाले हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जो कैंडिडेट्स ने, जो पार्टीज ने इन चुनावों में भी, चाहे वो कश्मीर वैली थी चाहे जम्मू रीजन था, जो वादे उनसे, जो कमिटमेंट्स की, वो उस पर कितनी जल्दी ये खरा उतरते हैं, सारी की सारी बात इस पर बहुत ही डिपेंड करती है। दिनेश जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भविष्य कैसे देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर का। मैं किसी एक खिते की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एस्पिरेशंस डेवलपमेंट की तो सब जगह एक जैसी है, चाहे कुपवाड़ा हो, कठुआ हो, ये बडगाम हो या बारामूला हो या हमारे यहाँ के पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को परफेक्ट है। तो इन सब की आकांक्षा जो है, जो इन चाहते हैं ये, इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं इन डीडीसी पोल्स की? जैसे मैंने सर पहले भी कहा, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। ये नई चीज़ है, नया कंसेप्ट है और इम्प्लीमेंट हो गया है कंसेप्ट। आगे सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या रियल सेंस में इनको एम्पावर करना चाहती है? अगर सरकार रियल सेंस में इनको एम्पावर करेगी लाइक अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो एक मतलब बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लोगों में जैसे जरावर जी ने कहा कि एक नई लीडरशिप उतरेगी। और अब इसके बाद क्या है? मतलब ये चुनाव सरकार ने तो पूरा वादा कर दिया 75 और 74 को इम्प्लीमेंट करके अमेंडमेंट को। अब आगे सरकार ने जो वादे किए केंद्र सरकार ने, वो सरकार अगर पूरा करती है तो मुझे लगता है कि स्टेट जो है प्रोग्रेस की ओर जाएगा। जैसे स्टेट को वापस देना, असेंबली के चुनाव करवाना, ये कैसे होता है, कितनी जल्दी होता है, तो वो सारा डिपेंड है। जरावर जी, आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बिल्कुल मैं जो दिनेश जी ने कहा, और खासकर आपने अपने सवाल में भी उसका इंडिकेशन दे दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ चीज़ मांग नहीं रहे हैं। और खासकर जम्मू रीजन की बात करें, जैसे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जम्मू रीजन के लोग चाहते हैं कि स्टेट जब वापस बहाल हो, वो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन से भरी नहीं हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात हो, डिजर्विंग शुड बी गिवन, चाहे वो कश्मीर से हो, जम्मू से हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ये समझ के चुनाव करवाए कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होके मंच करके आए, और यहाँ इन द रियल सेंस डेमोक्रेसी में कोई भी जीता कोई भी हारा, अल्टीमेटली उसको और कैसे स्ट्रेंथन कर सके, उसको और कैसे खूबसूरत बना सके। और खूबसूरत तभी बन सकता है कि जब आप चुने हुए नुमाइंदों को, चाहे वो पेंचेस हैं, सरपंचेस हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, और सिमिलरली डीडीसी के जो ये चेयरपर्सन बनेंगे, इनको आप अगर एम्पावर करेंगे, इनको आप मौका देंगे, तभी ये अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। तभी इनकी परफॉर्मेंस से जनरल पब्लिक, वो जो है, मुझे लगता है कि वो इनका तय करेगी कि वेदर ये
उस काबिल रहे, परफॉर्मर रहे, नॉन परफॉर्मर रहे। और इसमें सबसे बड़ा रोल, जैसे दिनेश जी ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि आप वाकई इनको रियल सेंस में एम्पावर करेंगे। और अगर वो वाकई रियल सेंस में एम्पावर करते हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत जम्मू कश्मीर में। मैं आप जी की बात को दोहराते हुए यही कहूँगा, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा, आपने कहा एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ है, उन्होंने कहा कि एक माइलस्टोन है डेमोक्रेसी में। तो उम्मीद यही की जाती है डेमोक्रेसी में, और जैसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सेंटर में है हमारे पास, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और बाकी लोग हैं, तो ये वाकई में एक न्यू एरा और न्यू माइलस्टोन डेमोक्रेसी का बनना चाहिए। तभी इसका मतलब रहेगा, और मतलब देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है। ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी समझा जाना चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान के सिर का ताज कहते हो, तो इसको ताज की तरह ही समझिए, और इसको स्टेटहुड भी वापस दीजिए, और डीडीसी इलेक्शंस की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ मैं दिनेश जी का। आपको दांत में भी दर्द थी और आपने फिर भी हमारे लिए तकलीफ की, आपका धन्यवाद। और जोरावर जी, आप तो व्यस्त रहते हैं, और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुद्दे उठाए और जिस तरह से आपने एंटी ड्रग मूवमेंट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई है, हालांकि आप टीम जम्मू कहते हैं उसको, तो मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद भी देता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ। उम्र में आप मेरे से छोटे हैं, लेकिन कदम बड़े ले रहे हैं, और इसकी खुशी होती है हमको। और मैं चाहता हूँ कि बेशक ये छोटा कदम है डीडीसी इलेक्शंस का, ऐसे ही जम्मू कश्मीर भी एक बड़ा कदम ले और आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़े, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर स्टेट वापस दे।